पिछले वीडियो में हमने मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था। यहाँ पर हम मेंडल के द्वारा परफॉर्म किए गए जो बाकी क्रॉस हैं, जो स्पेशल टाइप के क्रॉस हैं जो मेंडल परफॉर्म करते थे, उनको स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम टेस्ट क्रॉस को स्टडी करेंगे, बैक क्रॉस को स्टडी करेंगे और रेसिप्रोकल क्रॉस को स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने कुछ अलग तरह के क्रॉस भी परफॉर्म किए थे जिनको हम स्पेशल क्रॉस के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट क्रॉस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन टेस्ट क्रॉस के अलावा हम बैक क्रॉस भी समझने वाले हैं और एक और स्पेशल टाइप का क्रॉस होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, ये भी समझने वाले हैं। ये तीनों क्रॉस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें टेस्ट क्रॉस के ऊपर में कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसमें बात करेंगे सबसे इजी वाले बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? बैक क्रॉस, जैसा आपका इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जब भी हम किसी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस उसके पेरेंट के साथ करवाते हैं तो उसको बुलाया जाता है बैक क्रॉस। जैसे अगर आप देखें, हमारे पास में कैपिटल टी ये एक पेरेंट है, दूसरा इसका हमने क्रॉस कराया दूसरे पेरेंट के साथ में स्मॉल टी ड्वार्फ पेरेंट के साथ में। जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो ऑफस्प्रिंग है, अब इस ऑफस्प्रिंग का अगर हम किसी पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दें, या तो इस पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दें या फिर हम इस पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ में जब हम क्रॉस कराएंगे तो ऐसे क्रॉस को बुलाया जाता है बैक क्रॉस। ठीक है। अब बैक क्रॉस खुद दो टाइप्स का हो सकता है भाई। जो हमारा ऑफस्प्रिंग है इसको हम या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दें, और दूसरा बैक क्रॉस जो होता है जहाँ पे हम इसी पे ऑफस्प्रिंग को, जो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो दो तरह के बैक क्रॉस पॉसिबल होते हैं, डोमिनेंट पेरेंट के साथ या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ। जब हम बैक क्रॉस को डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हैं तो ऐसे क्रॉस का एक स्पेशल नाम है आउट क्रॉस। यही एक स्पेशल टाइप का क्रॉस हो जाता है। बैक क्रॉस का एक टाइप होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हमेशा ध्यान रखो कि जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट दिखाई देंगे। 100% टाइम जब हम आउट क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो जो इनके बच्चे प्रोड्यूस होने वाले हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग इस क्रॉस से प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो हमेशा ही 100% टाइम डोमिनेंट होंगे। इसको करके भी देख सकते हैं। एक पेरेंट यहाँ पे हो गया कंप्लीट डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, और दूसरा वाला हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो फिनोटिपिकली सारे के सारे टॉल दिखाई देंगे, डोमिनेंट दिखाई देंगे, क्योंकि आउट क्रॉस में हर बार 100% ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट दिखाई देते हैं। इसीलिए आउट क्रॉस को करवाने से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। आउट क्रॉस करवाने का कोई भी अलग से रेशो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ये सबसे सिंपल टाइप का क्रॉस है, हमेशा सारे के सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये जो दूसरा वाला क्रॉस है, जहाँ पे हम इसको टेस्ट क्रॉस बता रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास में हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस हम करवा रहे हैं, किसके साथ? हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करवाया जा रहा है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है टेस्ट क्रॉस। एक्चुअल में टेस्ट क्रॉस कोई अलग से क्रॉस नहीं है, वो भी बैक क्रॉस का एक टाइप ही आप मान सकते हैं। ये टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। टेस्ट क्रॉस का मतलब समझो। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में हम किसी डोमिनेंट इंडिविजुअल, जो कि दिखने में कैसा है? डोमिनेंट। फिनोटिपिकली कैसा है? डोमिनेंट। दिखने में या फिनोटिपिकली ये डोमिनेंट है, इसको हम क्रॉस करवाते हैं एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। अच्छा, अगर रिसेसिव फिनोटाइप है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि उस पेरेंट का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी या फिर होमोजाइगस रिसेसिव होगा, क्योंकि रिसेसिव एलील अपने आप को होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है। तो टेस्ट क्रॉस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें रिसेसिव पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो 100% श्योरिटी के साथ पता है। इसका जीनोटाइप 100% श्योरिटी के साथ पता है। लेकिन जो टॉल इंडिविजुअल है,
भाई इसके पास में तो टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, टॉल इंडिविजुअल ये भी हो सकता है जीनोटाइप के बिहाफ पे, और ये भी हो सकता है जीनोटाइप के बिहाफ पे। इन्हीं दोनों में से ये जो टॉल इंडिविजुअल है इसका जीनोटाइप दोनों में से कौन सा है, इसे पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। तो मेंडल ने भी अपने डोमिनेंट इंडिविजुअल का, जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट या दिखने में जो डोमिनेंट थे, उनके जीनोटाइप को समझने के लिए टेस्ट क्रॉस का वो बार बार परफॉर्म करते थे। अच्छा, टेस्ट क्रॉस को करते टाइम हम कैसे बताएंगे कि जो टॉल है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है? इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने पहला क्रॉस कराया भाई, यहाँ पे एक टॉल है, इसको स्मॉल टी के साथ। मान लो अगर ये होमोजाइगस टॉल होता, मान लो अगर ये होमोजाइगस टॉल होता, तो जब क्रॉस करवाया जाता तो क्रॉस में कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे जो बच्चे बनेंगे वो टॉल बनेंगे। भाई अगर सारे के सारे बच्चे टॉल आ रहे हैं, 100% जितने भी बच्चे हैं वो सारे टॉल आ रहे हैं, इसका क्लियर कट मतलब होता है कि ये जो टेस्ट इंडिविजुअल था, जो डोमिनेंट इंडिविजुअल था, ये होमोजाइगस डोमिनेंट था। ये कैपिटल टी या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट था अगर टेस्ट क्रॉस के दौरान 100% इंडिविजुअल डोमिनेंट दिखाई पड़ते उस कंडीशन में। लेकिन ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई ना, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि भाई ये इंडिविजुअल जो टॉल है वो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होता, हेट्रोजाइगस टॉल होता। इसका भी हमने क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। डायरेक्ट लिखते हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो रिसेसिव पेरेंट है वो तो होमोजाइगस ही होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब हमने यहाँ पर टेस्ट क्रॉस किया है तो ये दोनों इंडिविजुअल आपको टॉल दिखाई देंगे और ये दोनों इंडिविजुअल ड्वार्फ दिखाई देंगे। 2 इंडिविजुअल टॉल और 2 इंडिविजुअल ड्वार्फ, रेशो जो आएगा 1:1। इसका मतलब अगर टेस्ट क्रॉस कराने पर, रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराने पर जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो हाफ डोमिनेंट हाफ रिसेसिव फिनोटाइप को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो, हाफ टॉल है डोमिनेंट फिनोटाइप, हाफ ड्वार्फ है रिसेसिव फिनोटाइप। अगर 50-50% डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन जनरेट हो रही है तो उस कंडीशन में हमें श्योर हो जाएगा कि जो टेस्ट इंडिविजुअल है, जो टॉल इंडिविजुअल है ना, जो दिखने में टॉल है, फिनोटिपिकली टॉल है, ये जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस है। और अगर सारे के सारे 100% डोमिनेंट आ जाएंगे तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फिनोटिपिकली टॉल था, फिनोटिपिकली डोमिनेंट था, वो होमोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी टॉल है। तो ये चीज़ होती है टेस्ट क्रॉस, जहाँ पर हम किसी भी डोमिनेंट फिनोटाइप को पता कर सकते हैं कि भाई डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में। अच्छा, ये जो टेस्ट क्रॉस का रेशो है, अभी तो हमने एक सिंगल जीन का लेकर के टेस्ट क्रॉस किया है, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जो हमने अभी तक टेस्ट क्रॉस किया है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मतलब एक जीन को लेकर के जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट क्रॉस का परफॉर्म करते हैं, तो उसको मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आप रेशो देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को रिसेसिव पेरेंट के साथ में हमने क्रॉस किया, तो इसकी वजह से जो रेशो आता है टेस्ट क्रॉस का वो आता है 1:1। जो रेशो आता है दिस इज 1:1। और जीनोटाइप का जो रेशो आता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? जीनोटाइप का जो रेशो आएगा वो भी हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ये तो फिनोटाइप का रेशो हमने बता ही दिया। जीनोटाइप का रेशो कैपिटल टी और स्मॉल टी 1:1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं बनेगा, ये और ये बनेंगे। मतलब 2 तरह के जीनोटाइप और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी, 1:1 रेशो आएगा। फिनोटाइप भी सेम रेशो में आएगा 1:1। तो यहाँ पे फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो बराबर आता है टेस्ट क्रॉस के दौरान।
ये टेस्ट क्रॉस की प्रॉपर्टी भी होती है कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा ही जीनोटाइप रेशियो इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बाद में अगर डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें, या फिर पॉलीहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें, जिसमें डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल ने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया है तो उसको चेक करने के लिए डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी परफॉर्म किया होगा। तो हमें यहाँ पे डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस समझना है। अब डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे हम? डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हम जो हाइब्रिड पेरेंट है, हाइब्रिड इंडिविजुअल है लेकिन डोमिनेंट, यहाँ पर भी देखो ये डोमिनेंट है, यहाँ पर भी डोमिनेंट है, तो दिखने में तो ये डोमिनेंट है, फिनोटिपिकली ये कैसा माना जाएगा? इट इज फिनोटिपिकली डोमिनेंट, लेकिन जीनोटिपिकली हेट्रोजाइगस। इसको हम क्रॉस करा रहे हैं एक ऐसे पेरेंट के साथ जो कंप्लीटली होमोजाइगस रिसेसिव हो। टेस्ट क्रॉस में हमेशा कंप्लीट रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। तो जो पेरेंट है ये कैसा है? कंप्लीट रिसेसिव पेरेंट, दोनों जीन्स रिसेसिव कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। जब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो रेशो क्या आने वाला है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, वो भी समझना पड़ेगा। देखो फिर से समझो इसको, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। जब दोनों होमोजाइगस जीन प्रेजेंट है तो कितने गैमीट्स बना सकते हैं? सिर्फ एक। टेस्ट क्रॉस में जो रिसेसिव पेरेंट होता है वो सिर्फ एक ही गैमीट बना सकता है, जबकि ये दूसरा वाला इंडिविजुअल देखो यहाँ पे ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो 2 × 2 मतलब 4 तरह के गैमीट ये बना सकता है। कौन कौन से? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये 4 तरह के गैमीट यहाँ पे बन सकते। इस पेरेंट के पास सिंगल तरह का गैमीट है, इसके पास 4 तरह के गैमीट है। जब इसका पुनेट स्क्वायर हम बनाएंगे तो पुनेट स्क्वायर अब की बार कैसा बनेगा? एक पेरेंट के पास में एक ही तरह का गैमीट है तो एक ही कॉलम बनाओ, इधर 4 कॉलम बनाओ, ए कैपिटल बी, ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। जब क्रॉस कराएंगे तो जो क्रॉस का आंसर आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो जीनोटाइप रेशियो हमारा 1:1:1:1, ये अलग तरह का जीनोटाइप है, ये अलग तरह का जीनोटाइप है, ये अलग तरह का, और ये अलग तरह का, रिपीट नहीं होता है कभी भी। जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस में रिपीट नहीं होता है, सारे एक एक रेशियो में रहते हैं। और फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो फिनोटाइप रेशियो भी यूनिक रहता है, ये अलग तरह का फिनोटाइप है। यहाँ दोनों डोमिनेंट है, यहाँ दोनों रिसेसिव है, यहाँ सिर्फ ए डोमिनेंट है, यहाँ सिर्फ बी डोमिनेंट है। तो यहाँ पे भी सारे के सारे जो फिनोटाइप हैं वो अलग हैं और उनका रेशियो भी बराबर है 1:1:1:1। तो आप देख सकते हो कि भाई जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हमने बताया था टेस्ट क्रॉस में, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि जीनोटाइप रेशियो इज इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। मोनोहाइब्रिड में भी सेम था, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो 1:1 और डाईहाइब्रिड में 1:1:1:1। कुछ रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि अगर ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आ गया, टेट्रा हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आ गया, तो उसके लिए भी हमें एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन पता होनी चाहिए जिससे हम डायरेक्टली मोनोहाइब्रिड से ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड कैलकुलेट कर पाएँ। तो उसके लिए याद रखो कभी भी टेस्ट क्रॉस होता है तो वहाँ पे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपको याद रखना है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है? 1:1। चाहे हम जीनोटाइप की बात करें चाहे हम फिनोटाइप की बात करें, दोनों ही 2 बनते हैं और रेशियो में कितने बनते हैं? 1:1। तो आपको अब ध्यान ही नहीं देना है। अगर डाईहाइब्रिड होगा तो डाईहाइब्रिड में जीनोटाइप या फिनोटाइप कितने बनेंगे? 2⁻², मतलब 4, और चारों का रेशियो कितना होगा? 1:1:1:1। सब कुछ 1 में जाता है टेस्ट क्रॉस में, सिंपल। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें 2⁻3 मतलब 8, रेशियो क्या आएगा? 1:1:1:1:1:1:1:1:1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला रेशियो है। टेट्रा हाइब्रिड
टेस्ट क्रॉस की बात करें 2 की पावर 4 16, 16 बार 1, 1:1:1:2 ऐसा करते करते 16 बार लिखना है। तो टेस्ट क्रॉस में सबसे ईजी होता है कि हमें रेशो पता होता है, और जो जीनोटाइप का रेशो है वही फिनोटाइप का रेशो है। खाली हम 2 की पावर n रख देंगे, n मतलब कितने जीन्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। टेट्रा हाइब्रिड है तो 2 की पावर 4, 4 मतलब 16, 16 बार 1:1:1:1:1 लिखते जाओ। टेस्ट क्रॉस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से। उसके बाद में हम जो बाकी तरह के स्पेशल क्रॉस हैं जिसमें हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस है वो समझने वाले हैं। टेस्ट क्रॉस में पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लो एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, देन तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐसे ऑफस्प्रिंग की जो होमोजाइगस हो फॉर बोथ जीन्स। अच्छा क्वेश्चन लिया है। ऐसे ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है मतलब 2 जीन्स ले लो, एक पेरेंट को दोनों में हेट्रोजाइगस बना दो और दूसरा वाला टेस्ट पेरेंट, ये टेस्ट पेरेंट है और ये हमारा रेसेसिव पेरेंट जो पूरी तरह से रेसेसिव है। ठीक, अब इसको आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, पूरा रेशो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम इसको रेशो से भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये गैमीट बनाएगा चार तरह के गैमीट बनाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि भाई हर गैमीट बराबर रेशियो में बनता है तो सबकी प्रोबेबिलिटी गैमीट की कितनी हो जाएगी 1/4, है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा, ए स्मॉल बी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 100% यही हो सकता है। हमसे पूछा गया है कि ऐसा ऑफस्प्रिंग जो होमोजाइगस होना चाहिए दोनों जीन्स के लिए। भाई होमोजाइगस का मतलब है या तो हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ जाए या तो हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ जाए। अब देखो क्या पहली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला तो स्मॉल ए और स्मॉल बी गैमीट दे रहा है। अगर ये खुद स्मॉल ए स्मॉल बी गैमीट दे रहा है तो ये वाली कंडीशन तो कभी भी आ ही नहीं सकती, किसी के साथ भी क्रॉस करके नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकती है, ये वाली भी कब आएगी, जब स्मॉल ए स्मॉल बी इस वाले स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ क्रॉस कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी आता है तो 1:4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 25%। वैसे भी हमें याद ही होना चाहिए था कि भाई रेशो तो 1:1:1:1 ही आता है डाई हाइब्रिड में, और किसी भी एक का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 25% होनी ही है। ये टेस्ट क्रॉस का रेशो की मदद से हम कर सकते हैं, या फिर बिना टेस्ट क्रॉस के रेशो की मदद के भी आप कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात इसमें ऐसे भी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट करना हो जो हमने पहले सिखाया था वो उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक पेरेंट दिया हुआ है हेट्रोजाइगस, कंप्लीट हेट्रोजाइगस, और दूसरा पेरेंट है कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव। हमें जो बच्चा चाहिए वो ये वाला चाहिए। ठीक है, तो दोनों जीन्स का अलग अलग क्रॉस कर लो। भाई इसको और इसको क्रॉस करने पर किस रेशो में स्मॉल ए ऑफस्प्रिंग आते हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 2/4। ये तो दोनों दो हैं टोटल 4 में से, या फिर 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इस वाले का रेशो हमें निकालना है। देखो फिर से मैंने बताया था कि भाई तुम्हें बार बार हर चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस करा जा रहा है स्मॉल ए के साथ, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस किया जा रहा है स्मॉल बी के साथ, भले से लेटर का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन तो सेम ही है। तो जो प्रोबेबिलिटी स्मॉल ए के लिए आई थी वही प्रोबेबिलिटी स्मॉल बी के लिए भी आएगी, तो मतलब 1/2 मतलब 1/4 25%। तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते थे, टेस्ट क्रॉस को यूज़ कर सकते थे गैमीट बनाकर, या रेशो के परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते थे, सबसे आंसर आएगा। एक और क्रॉस करते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे, उससे आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन ये दिया गया है कि हमारे पास में
इन विच ऑफ गिवन कंडीशन, विच ऑफ गिवन कंडीशन या फिर कंडीशंस जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल बराबर होने चाहिए। वो किस किस कंडीशन में पॉसिबल है, क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है F1 रेशियो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस। जो नॉर्मल डायहाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस होता है उसका जो F1 जनरेशन है उसकी बात करें। सेकंड हम बताएंगे ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। थर्ड हम बताने वाले हैं F2 जनरेशन रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका F2 जनरेशन। और ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। एक भी ठीक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं। बस तुम्हें ये बताना है कि भाई इन सारे क्रॉस में से ऐसे कौन से क्रॉस हैं जिनके रिजल्ट के दौरान जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बिल्कुल बराबर आते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो इक्वल आता है। पहला एक एक करके कंसेप्ट समझते हैं। F1 रेशियो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो कोई सा भी हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पे हम पेरेंट हमेशा प्योर पेरेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर डायहाइब्रिड है तो डायहाइब्रिड प्योर पेरेंट, इस तरह के। और कभी भी अगर प्योर पेरेंट को क्रॉस किया जा रहा है तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही तरह का आ सकता है, दूसरा आ ही नहीं सकता। यहाँ पर एक ही गैमीट बन सकता है कैपिटल ए बी, यहाँ पर एक ही गैमीट बन सकता है स्मॉल ए बी, और इन दोनों को क्रॉस करने पर एक ही ऑफस्प्रिंग बन सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो क्या ये सिचुएशन ठीक है? हाँ, ये सिचुएशन अप्लाई करती है। F1 रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस हो, वहाँ पर हमेशा F1 जनरेशन में फिनोटाइप जीनोटाइप बराबर आते हैं। दूसरा देखते हैं ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। देखो ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो या कोई सा भी टेस्ट क्रॉस हो, टेस्ट क्रॉस की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही होता है, उसका पहचानने का तरीका ही यही होता है कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो जीनोटाइप रेशियो है और फिनोटाइप रेशियो है वो बराबर आते हैं। और वो बराबर कैसे आते हैं? वो बराबर आते हैं 1:1:1:1 के रेशियो में। मोनोहाइब्रिड का तो रेशियो है 1:1। अगर यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस, तो इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में टोटल कितना रेशियो आएगा? 2⁻3 मतलब 8। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई टोटल कितने आएंगे? 8। और 8 के 8 कैसे आएंगे? 1:1:1:1:1:1:1:1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा रेशियो 1:1:1:1 के टर्म्स में चलता रहता है। साथ में जीनोटाइप रेशियो हमेशा बराबर आता है फिनोटाइप रेशियो के। ये भी टेस्ट क्रॉस की एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये भी इक्वेशन जो है वो फॉलो कर रही है, ये भी ठीक है। लास्ट है F2 जनरेशन रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जब हम F2 जनरेशन रेशियो की बात करते हैं तो वहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। तो F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये सिचुएशन अप्लाई नहीं कर रही है। तो जो मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन है वो 1 और सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस को किस तरह से इक्वेशन में लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्रॉस है दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल आप मैथ्स में बहुत यूज़ करते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है और इसी को चेंज कर देते हैं। न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। कुछ इसी तरह का हम रेसिप्रोकल क्रॉस करने वाले हैं। मेंडल ने क्या किया था भाई? मेंडल ने जो प्लांट यूज़ किया था वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। मेंडल ने प्लांट यूज़ किया था पाइसम सटाइवम गार्डन पी, लेकिन गार्डन पी के अंदर में जो फ्लावर लगते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। उनमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। तो मान लो अगर तुमने यहाँ पर एक प्लांट लिया जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा प्लांट है उसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर लगा हुआ है, लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि भाई हमने इसको मेल यूज़ किया है और इसको फीमेल यूज़ किया है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि भाई इस
बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाने वाले प्लांट में कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल? तो मेल और फीमेल हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि पोलन ग्रेन हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हमने इसका पोलन उठा करके इसके पिस्टल पर डाल दिया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसको हम मेल कंसीडर कर रहे हैं, उसको फीमेल कंसीडर कर रहे हैं। बट दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी तो थी कि हम इसका पोलन ग्रेन उठा करके इस पे डाल देते। उस सिचुएशन में क्या होता, ये वाला पेरेंट मेल बन जाता और ये वाला पेरेंट फीमेल बन जाता। मतलब मेल और फीमेल को हम रिवर्स कर सकते हैं हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के केस में। यही मेंडल ने किया। मेंडल ने क्या किया, पहले क्रॉस किया जिसमें मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो पेरेंट्स थे, ये पेरेंट 1 और ये पेरेंट 2। पहले क्रॉस में इन्होंने इसको एज अ मेल चूज किया, मतलब इसके पोलन ग्रेन उठाए, और दूसरे पेरेंट को एज अ फीमेल चूज किया, इसका पिस्टल इस्तेमाल किया, इसके पिस्टल पे पोलन ग्रेन डस्ट कर दिए। दूसरे क्रॉस में उन्होंने क्या किया, इसका बिल्कुल रिवर्स कर दिया। अभी भी पेरेंट 1 यहाँ पर है, पेरेंट 2 यहाँ पे, अभी भी इसका जीनोटाइप यही रहेगा, इसका जीनोटाइप यही रहेगा, लेकिन अब की बार हम इसको फीमेल की तरह कंसिडर करेंगे, यूज़ करेंगे, और इसको मेल की तरह यूज़ करेंगे। मेल की तरह यूज़ करना मतलब इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर पुट करेंगे, इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर पुट कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन को, ये दोनों क्रॉस को मिला करके बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस से हम ये चेक करते हैं कि भाई मेल और फीमेल होने से क्या कोई कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में फ़र्क आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस तभी काम करता है या फिर तभी डिफरेंट रिजल्ट देता है जब कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। नॉर्मली अगर बात करें तो रेसिप्रोकल क्रॉस सेम रिजल्ट देता है, चेंज नहीं होता। कंडीशन होती है जहाँ पे ये चेंज हो सकता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट चेंज हो जाता है, जो पहले रिजल्ट आया था उसके जैसा रिजल्ट ना मिलकर किसी और रेशियो में रिजल्ट मिलता है। उसका कंडीशन है, पहला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब हम आगे चल करके एक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर इसी को मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट चेंज होता है। दूसरा जो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट चेंज होता है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वो खैर प्लांट्स में हमें नहीं पढ़ना, तो ये हमें जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, तो हम आगे चल करके वो चीज़ें स्टडी करेंगे। ये हो गया हमारे मेंडल के कुछ स्पेशल क्रॉस, जिसमें टेस्ट क्रॉस आपको याद रखना है मेन, तो बाकी ये सारे क्रॉस आप बस एक बार रिवाइज कर सकते, पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट मेंडलिज्म, मतलब मेंडल के बाद के जो वर्क हैं, मेंडल के बाद के वर्क हैं वो समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि रीज़न फॉर मेंडल्स सक्सेस एंड फेलियर। भाई हमने मेंडल का पूरा वर्क पढ़ लिया, मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस थे, जो टेस्ट क्रॉस थे, वो सारे पढ़ लिए। अब हमें ये समझना है कि भाई मेंडल ने अपने सारे के सारे वर्क को पब्लिश किया था 1865 में, लेकिन 1865 से लेकर 1900s तक अगर हम बात करें तो उनका वर्क उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। इतने लंबे टाइम तक उनको उनके वर्क के लिए कोई क्रेडिट, कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इसी बीच में उनकी डेथ भी हो गई थी। फिर 1900s में जब हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, तो वहाँ पे जाके उनके वर्क की रीडिस्कवरी की गई थी 3 अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। इंडिपेंडेंटली तीनों ने डिस्कवर किया था, अलग अलग अपने उसमें डिस्कवर किया था, जिसमें 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डी वेराइज, कार्ल कोरन्स और टेस्चर मैक। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली 1900s में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है कोरन्स का। कोरन्स ने मेंडल के वर्क को उठाकर, मेंडल के जितने भी लॉज थे, मेंडल ने तो ओरिजिनली 3 लॉज दिए थे, लेकिन कोरन्स ने बताया कि भाई टोटल जो जेनेटिक्स के लॉज हम मानेंगे वो 2 लॉ मानेंगे, 3 लॉ नहीं मानते। तो अभी तक जो हमने 3 लॉ पढ़े थे मेंडल के,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें से कोरंस ने सिर्फ और सिर्फ 2 लॉज उनमें फ्रेम किए। वो 2 लॉज हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है। कोरंस के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस की बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस बस एक जर्नल रूल है जो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। तो उन्होंने फर्स्ट लॉ बनाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, एक ऐसा लॉ जिसका आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं मिला है। तो फर्स्ट लॉ आज के टाइम पे हम किसको मानते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और सेकंड लॉ बनाया जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट लॉ जो है हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मानते हैं अकॉर्डिंग टू कोरंस। तो कोरंस ने मेंडल के वर्क को पहली बार जो प्रॉपर लॉज का नाम दिया था ना, वो कोरंस ने दिया था। अब बात आती है कि भाई अगर मेंडल का वर्क इतना अच्छा था तो इतने लंबे समय तक उनको रिकॉग्निशन मिलने में टाइम क्यों लगा? और दूसरी बात कि मेंडल को इतने अच्छे रिजल्ट मिले क्यों थे? तो हमें 2 चीज़ें समझनी है कि भाई पहला तो मेंडल के वर्क के मेरिट्स, जिसकी वजह से मेंडल को इतने अच्छे रिजल्ट मिले थे जो उनके कंटेम्प्ररी साइंटिस्ट, उनके साथ के साइंटिस्ट को नहीं मिल रहे थे। मेंडल से पहले भी बहुत सारे जेनेटिक्स पे स्टडी वर्क चल रहा था, लेकिन मेंडल जैसा रिजल्ट, इतना क्लियर कट रिजल्ट किसी को भी नहीं मिला था। वो क्यों ऐसा हुआ था? उसका रीज़न है पहला तो चॉइस ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। जो उन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया था, गार्डन पी प्लांट, वो उन्होंने, उसके वजह से इनको इतने बेटर रिजल्ट मिले। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि प्योर ब्रीड को सेलेक्ट करना, प्योर ब्रीड को क्रिएट करना। मेंडल ने किसी भी प्लांट को उठा करके क्रॉस नहीं करवाया। पहले उन्होंने क्या किया, खुद के कुछ प्लांट वेराइटीज, कुछ प्लांट ब्रीड डेवलप की, जिनको हम प्योर ब्रीड या फिर ट्रू लाइन्स बोलते हैं। प्योर ब्रीड का मतलब होता है होमोजाइगस, जैसे कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ऐसी प्योर लाइन इन्होंने डेवलप की। तीसरा जो सक्सेस का इनका रीजन है वो है बहुत ही कम कैरेक्टर्स को एक टाइम पे कंसीडर करना। मेंडल एक टाइम पर सिर्फ एक कैरेक्टर को या 2 कैरेक्टर को स्टडी करते थे। वो अपने वर्क को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जब उन्होंने मैथमेटिकल प्रोसेसिंग की तो बहुत ही इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल करके आती है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने स्टडीड, लिमिटेड कैरेक्टर्स, जैसे कि 1 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं करते थे, कुछ ही कैरेक्टर्स को एक टाइम पे स्टडी करते थे। ये भी इनके सक्सेस का एक रीज़न है। चौथा जो रीज़न है कि इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा था। इन्होंने जो सैंपल साइज इस्तेमाल किया था वो बहुत ही बड़ा था, और सैंपल साइज बड़े होने के साथ में जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट किए थे। हर एक्सपेरिमेंट को ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते थे। जब आप एक एक्सपेरिमेंट का आपको कोई रिजल्ट मिलता है तो हो सकता है वो गलती से मिला हो, लेकिन अगर आपने बार बार वही एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं और वही रिजल्ट आपको बार बार मिल रहा है, तो इससे क्लियर कट हो जाता है कि भाई जो आपको रिजल्ट मिले हैं वो कुछ बेसिक लॉज के ऊपर बेस्ड हैं, वो सिर्फ जर्नल कोई गलती से आपको नहीं मिले हैं। तो लार्ज सैंपल साइज होने के साथ में रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट करते थे अलग अलग कॉम्बिनेशन में। ये सारे उनके रीज़न हैं फॉर सक्सेस। लेकिन अगर मेंडल का वर्क इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था तो इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी उनके वर्क को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? उनके जो साथ के साइंटिस्ट थे उन्होंने कभी उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उसके भी कुछ रीज़न है। लिमिटेशन ऑफ या रीज़न फॉर नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन। उनके वर्क को इतना रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला जितना रिकॉग्निशन मिल सकता था, या बाद में जितना रिकॉग्निशन मिला वो उनके जीते जी क्यों नहीं मिला? उसके रीज़न हम देखेंगे। तो उसका पहला रीज़न है कि नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर।
मेंडल अपने वर्क में हमेशा बताते थे कि भाई कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ फैक्टर नाम की एंटाइटीज होती हैं, कुछ डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक बात है, लेकिन मेंडल कभी भी ये फैक्टर्स एक्चुअल में है क्या, हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। वो कभी भी ये नहीं बता पाए कि ये फैक्टर्स एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या होते हैं। दूसरा जो रिलेशन था वो यूज ऑफ मैथमेटिक्स। अब बायोलॉजी में अगर आप मैथमेटिक्स को यूज करके एनालॉजी बनाते हैं तो इस तरह की साइंस उस टाइम पर एप्लीकेबल नहीं थी। उस टाइम पर जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। अब बायोलॉजी के अंदर सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे कुछ एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, अनएक्सेप्टेबल था। तीसरा रीज़न होता है नॉट गुड पब्लिकेशन। जिस पब्लिकेशन में, जिस पेपर में उनका वर्क पब्लिश हुआ था वो पब्लिकेशन हाउस बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता ही नहीं था। वो एक ऐसा बहुत कम सर्कुलेट होने वाला रिसर्च पेपर था जिसकी वजह से उसका सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ। चौथा एक और रीज़न होता है कि मेंडल अपने वर्क को नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस ऑन अदर प्लांट्स। जब उनको बोला गया कि भाई अगर आप इसी सेम रिजल्ट को अदर प्लांट्स पे प्रोड्यूस करके दिखाओ, तो मेंडल अदर प्लांट्स पे, जैसे चिक प्लांट होते हैं, चिक प्लांट, तो उस पे भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, अपने जो रेशो थे उसको एग्जैक्ट वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए। तो इससे ये पता लगता है कि जो मेंडल के वर्क थे वो हो सकता है कि उनको सिर्फ गार्डन पी पर ही मिलेंगे। तो ये सारे कुछ रीज़न थे। और इसके बाद एक और रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। उस टाइम पे आज की टाइम की तरह कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से उनका वर्क वो बहुत लोगों को बता ही नहीं पाए। तो ये सारे रीज़न है उनके फेलियर के। अब आगे बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म, मतलब मेंडल के बाद के जो जेनेटिक्स वर्क हैं, जो मेंडल के एक्सेप्शन के तौर पे हम पढ़ाए जाते हैं, जो मेंडल के वर्क का एक्सेप्शन है। अभी तो मेंडल के हमने 3 लॉज पढ़े, पर उन लॉज में भी हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, किन जगहों पे वो लॉज फॉलो नहीं होते। मेंडल के बाद जो वर्क हुआ उसमें वो हमें समझ में आया, जिसको बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म या मेंडल के बाद का जेनेटिक्स।